हम लेके आए हैं ये बिल्कुल नहीं है। ये अधिकार आधारित मांग प्रेरित गारंटी को खत्म कर देता है, यानी मनरेगा को खत्म कर देता है और इसे दिल्ली से नियंत्रित एक राशन योजना में बदल देता है। ये जानबूझकर राज्य विरोधी और ग्राम विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों को सौदेबाजी की शक्ति दी। वास्तविक विकल्पों के साथ शोषण और संकटग्रस्त पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थितियों में सुधार हुआ और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वो शक्ति है जिसे ये सरकार तोड़ना चाहती है। काम सीमित करके और इसे नकारने के और भी तरीके अपनाकर विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण गरीबों के एकमात्र साधन को कमजोर कर रहा है। यहां राहुल गांधी कहते हैं कि हमने कोविड के दौरान मनरेगा का महत्व देखा। जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक मदद की। साल दर साल महिलाओं ने आधे से अधिक मानव दिवस का योगदान दिया। जब आप रोजगार कार्यक्रम को सीमित करते हैं तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय ही इससे बाहर धकेल दिए जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला यह कानून ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है और इसे बिना गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के कभी भी जबरदस्ती पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह बात यहां पे राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं। श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना यानी सेंट्रलाइजेशन की बात यहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि सेंट्रलाइजेशन, और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा यहां पर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा विश्व के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं दोस्तों कि कांग्रेस अब मनरेगा को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। इधर जयराम रमेश ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 तारीख को होने वाली बैठक के बारे में कहा है। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, जरा सुनिए। इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। किसान संगठन सड़क पर उतरे जब 3 काले कानून पारित हुए और प्रधानमंत्री को 19 नवंबर 2021 को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों का दबाव और प्रभाव, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 27 तारीख को और इस पर जरूर बहस होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि उस बैठक के बाद क्या हमारा एक्शन प्लान है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने के लिए, ये संदेशा पहुंचाने के लिए कि कानूनी हक छीना गया है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेताओं का अपमान हुआ है, पार्लियामेंट का अपमान हुआ है, संस्थाओं का नजरअंदाज किया गया है। तो जैसे कृषि कानूनों पर मोदी को तपस्या में कमी का एहसास हुआ था,
वैसा ही इस बार भी होगा यह तय है, क्योंकि न केवल कांग्रेस, टीएमसी या अन्य विपक्षी दल बल्कि अब दुनिया भर के जाने माने अर्थशास्त्री भी मोदी सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इनमें यूनाइटेड नेशन से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया और यूसीएल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अर्थशास्त्री शामिल हैं। इन सब ने एक खुला खत लिखा है और उस खुले खत में मनरेगा कानून का जोरदार समर्थन और प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार से मांग की है कि मनरेगा जैसी योजना जो मांग आधारित रोजगार के कानूनी अधिकार को लागू करती है, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इस खत में कहा गया है कि मूल रूप से मनरेगा देश की संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ था और इसे राजनीतिक सीमाओं से उठकर सभी दलों का समर्थन मिला था। इनका तर्क है कि मनरेगा का मांग आधारित डिजाइन न सिर्फ जरूरतमंदों को काम और आजीविका देता है, बल्कि कुएं, सड़कें, तालाब जैसे जरूरी ग्रामीण एसेट्स भी बनाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस खत में यह भी तर्क दिया गया है कि राज्यों के लिए प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से मुश्किल बनाकर मनरेगा के बहुआयामी प्रभाव खत्म कर दिए गए हैं। इस खत को लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये जो चिट्ठी है, मनरेगा के समर्थन में जो खत है, इसकी मुख्य बात यही है कि इस पत्र को लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और जिस पर थॉमस पिकेट, ओलिवियर डी शटर और इसाबेल फेरासस और ऐसे तमाम अर्थशास्त्रियों के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इस खत को लिखा है। खैर, मोदी सरकार को ना हार्वर्ड जैसे अच्छे लगते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे लगते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि अच्छा क्या लगता है, हार्वर्ड नहीं बल्कि हार्ड वर्क वाले अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने, कि हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क। बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क भी कीजिए लेकिन हार्वर्ड में पढ़िए। तो शायद इसीलिए उसने खुद भी संसद के घंटे कम कर दिए हैं, यह दिखाई दे रहा है इस सरकार में। ओम बिरला ने बताया है कि वंदे मातरम पर 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की गई और चुनाव सुधार के मुद्दे पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई है। अब सोचिए, राष्ट्रगीत को जबरन विवादित बनाकर उस पर 11.5 घंटे चर्चा हुई, जबकि कुल 92.5 घंटे ही काम हुआ है। उसमें से 11.5 घंटा आपने उस पर चर्चा करवा लिया और चुनाव सुधार जैसे जरूरी मुद्दे के लिए सिर्फ 13 घंटे आप दिए। इसके अलावा जो विधेयक पारित करवाए गए, जिसमें मनरेगा सबसे बड़ा एक ऐसा विधेयक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता था, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री खुला खत लिख रहे हैं, उसको आनन फानन में पास करवा दिया गया। उसमें कितनी कम चर्चा की गई, यह सोचने वाली बात है। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं और राज्यसभा में सांसद भी हैं। कपिल सिब्बल ने संसद सत्र में के कम होते हुए दिनों पर जो कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए। तो ये बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई। 15 सिटिंग्स हुई है एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं है। तो सुन रहे थे आप, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनको पार्लियामेंट के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। वाकई ये चिंता की बात है कि सरकार संसद को बेमानी बना रही है और जबकि देश का भविष्य यहीं से तय होता है।
और इस सत्र में भी कितना काम हुआ, कितने विधेयक पारित हुए, ये तो सरकार ने बताया, लेकिन जयराम रमेश ने यहां भी सरकार की हकीकत बता दी है। जरा सुन लीजिए जयराम रमेश की इस बाइट को। यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बता रहे हैं कि विपक्ष ने मांग की थी कि सिक्योरिटी बिल और हायर एजुकेशन बिल को कमेटी में भेजा जाए, जिसे मान लिया गया, लेकिन बाकी तो मनमानी से ही काम हुआ और सरकार का असल ध्यान तो देश के महापुरुषों को बदनाम करने में लगा था, और जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर तमाम अपनी बात ये रख रहे हैं। बहरहाल संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन कई जरूरी सवालों को छोड़ गया। मोदी सरकार में एक बार फिर हकमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की वजह तैयार हो गया है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इस सत्र ने मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, और इन सब के बीच कैसे मोदी सरकार की इन कमजोरियों के कारण विपक्ष एकजुट हो गया है, मोदी सरकार का कैसे असली चेहरा यहां उजागर हो गया है, सामने आ गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच उधर अमेरिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल्स, आप जानते हैं जेफरी एप्स्टीन्स, जिनका निधन हो गया था 2009 में, लेकिन वो फाइल खुल रही है, धीरे धीरे खुली थी। 95,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और अपने देश के किन किन नेताओं, किन किन वरिष्ठ व्यापारियों और सबके फोटो हैं उसमें। वो सब क्या स्कैंडल है, उन सब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस कारण थोड़ी देर पहले यूट्यूब डाउन था, यूट्यूब और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल्स की बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इधर अपनी फाइल की बात कर लेते हैं, यानी जो संसद में हुआ है उसकी बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सारे साथी हमारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि उधर से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ क्या होगा। सब कह रहे हैं कि सरकार हिल जाएगी, यानी बात अमेरिका की हो रही है। लेकिन बात हम अपने संसद की करें। जयशंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, शकील जी बने हुए हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। आज आपने फाइनली पार्लियामेंट के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करवा ही दिया। आज साई एंड डाई हो गया, वो आज ही होना था, लेकिन सुबह उन्होंने जल्दबाजी में किया। सब लोग चाहते थे, विपक्ष, कि पॉल्यूशन पे चर्चा हो जाए। पूरा दिन था आज का, रात को भी काम करवा रहे थे, ये रात को भी विपक्ष तैयार था काम करने को, मगर सरकार ने पॉल्यूशन पे तो चर्चा कराई नहीं। उल्टे ये तोहमत भी जो है उन्होंने विपक्ष पे, खासतौर से कांग्रेस पे मर दी कि ये नहीं चाहते थे। क्या अजीब तर्क है।
कांग्रेस तो एसआईआर पे चर्चा चाहती थी, वो आपने नहीं करी। कांग्रेस तो कहती थी कि वंदे मातरम पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका उतना ही सम्मान है, उस पर चर्चा क्या करना है, उस पर आपने चर्चा कर ली। तो कांग्रेस के कहने से आप चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये अजीब तर्क था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी तो हमने नहीं किया। अरे जो चीज कांग्रेस नहीं चाहती थी वो तो आपको करना चाहिए। जो जो कांग्रेस नहीं चाहती वो सारे काम आप कर रहे हो। लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर प्रधानमंत्री आज तक एक बात भी नहीं बोले। वो कल जो इन्होंने बोल दिया था सरकार ने कि पॉल्यूशन और फेफड़ों के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्हें मालूम था कि संसद में चर्चा होगी, ये बात डॉक्टरों तक जाएगी और डॉक्टर भी इस पे बोलेंगे, लोग भी इस पे बोलेंगे। लेकिन सरकार है वो अपने मुद्दों पे चर्चा कराना चाहती थी, वो कराया उसने। वो सबसे बड़ी बात इस शीतकालीन सत्र की रही कि इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कम से कम 15 करोड़ 7 करोड़ लोग इस योजना में काम करते थे मनरेगा में। क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ा मुश्किल है कहना। राहुल गांधी ने बहुत सही कहा कि यह राज्य विरोधी है, ग्राम विरोधी है। कांग्रेस और विपक्ष इसको किस तरह गांवों में ले जाती है, लोगों में ले जाती है, ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि पहले भी गांव में कोई रोजगार नहीं था और मनरेगा के खत्म हो जाने के बाद अब रोजगार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि पूरी योजना खत्म कर दी जाएगी। राज्य सरकारों के पास पैसा है कहां जो वो देंगे? जो पैसा है उन्होंने सारे के सारे ये जो महिलाओं को एक मासिक पैसा और देना शुरू किया है कई राज्यों ने, उसमें जा रहा है। हर राज्य कर्जे में डूबा हुआ है, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे राज्य। ये कहां से पैसा देंगे, कहां से पैसा लाएंगे? और अगर पैसा दे भी दिया तो योजना में साफ लिखा हुआ है कि फसल के टाइम में ये योजना बंद रहेगी। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू, जब बुवाई होती है और फसल कटाई होती है उस वक्त हांका लगता है। हांके का मतलब हमारे दर्शक जानते होंगे, जो बड़ा जमींदार होता है, सामंत होता है, वो गांव भर में मुनादी फैला देता है कि सुबह आ जाइए सबके सब। उस सबको चाहे उनके घर में काम हो कुछ हो, उन्हें काम करने बेगारी पे आना पड़ता है। जब मनरेगा था तो उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया था, लेकिन अब उनके पास रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उन्हें बेगारी करने के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ शहरों में जो उद्योगपति है, कॉरपोरेट है, जिसको सस्ता लेबर चाहिए, जो मुनाफा होता है कॉरपोरेट का, उसका सबसे बड़ा अंश जो होता है वो लेबर के अतिरिक्त काम कराने से होता है, श्रम ही देता है उसको, तो वो सस्ता लेबर मिलेगा। राहुल गांधी ने यह बात कही है। राहुल का बयान बहुत अच्छा है। राहुल ने कहा है कि जो मजदूर की बार्गेनिंग पावर थी वो खत्म कर दी आपने, उसे काम करना ही पड़ेगा हर हाल में। जहां दोगे, जैसा दोगे, पैसा दोगे या नहीं दोगे, रोटी पे काम करना पड़ेगा। बहुत बुरी स्थिति है ये। अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ये व्यवहार मोदी सरकार कर रही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये इतना मुसलमान करती है सरकार, कहना नहीं चाहिए, मगर ये सरकार सब देती है जो चीजें आदमी नहीं कह पाता। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमजोर वर्ग, महिलाएं इसका शिकार हैं। जिसको वो कहती है या जिसका प्रचार किया जाता है, भक्त और गोदी मीडिया करते हैं कि अल्पसंख्यक निशाने पे है, मुसलमान को टाइट कर रहे हैं। मुसलमान इसमें निशाने पे नहीं है, उनके मुसलमान नहीं है, इसमें कोई बड़ा लाभार्थी नहीं था वो मनरेगा का जी। वही लोग जिनके वोट से सरकार बना रहे हैं, जिनका ध्रुवीकरण करते हैं, जिनमें ये उत्तेजना और आग भरते हैं, वही लोग इसके मोदी जी के शिकार हैं। दूसरी बात, चुनाव सुधार पे सबसे लंबी चर्चा आपने कर ली, और चुनाव सुधार किया क्या आपने? एक लाइन का सरकार का कोई सुझाव भी आया चुनाव सुधार पे? कोई चुनाव सुधार का कार्यक्रम दिया सरकार ने? कुछ नहीं। सरकार चुनाव सुधार में बात कर रही है और कुछ दे ही नहीं रही है। तो राजीव जी, ये जो सत्र था ये एक ऐसी औपचारिकता थी जो फिलहाल सरकार को करना थी। और जैसा कपिल सिब्बल ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि धीरे धीरे संसद की प्रासंगिकता को
ये सरकार कम करना चाह रही है। हर संस्था की कर दी उसने, किसी भी संस्था की कोई उपयोगिता नहीं बची। जो दिग्विजय सिंह ने कहा था, जो न खाता न बही, जो मोदी जी और अमित शाह कहें वही सही, वही सही। तो वही सही, तो वो स्थिति इन्होंने ला दी है। लेकिन ये जो मनरेगा है, जो आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके और गांव देहात तक ये मैसेज चला गया है कि सरकार गरीब विरोधी है, सरकार भूमिहीन श्रमिक छोटे किसान की विरोधी है, और ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करना चाहती है। और आप समझ लीजिए कि ये जीडीपी की जो बढ़त की बातें बताते हैं, जो इसका आंकड़ा देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कृषि की जीडीपी है ये। और कृषि की जीडीपी अगर गिर गई, ये दो चीजों से गिरेगी, एक किसानों को मारना, और दूसरी बात जो हमारा सामान बाहर निर्यात होता था, कृषि सामान, उस पे अमेरिका का टैरिफ 50% टैरिफ, 100% टैरिफ, सारा सामान जो बाहर जाता था। एक बार हमने बताया था यहीं पे कि दालें सब बाहर से आने लगी हैं, हर चीज, और मुंद्रा एयरपोर्ट पे उतर रही है वो। मैंने पूरी डिटेल में इसको बताया था क्योंकि तमाम लोग हमारे पास आए हुए थे, आज भी वो कागज हमारे पास रखे हुए हैं। हर सामान विदेश से बाहर यहाँ आ रहा है, जबकि पहले यहाँ से बाहर जाता था। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। मगर अब 27 तारीख को कांग्रेस की CWC की मीटिंग है, ये सारे सवाल उठाए जाएंगे, ये सारी बातें होंगी, एक कार्य योजना लेके कांग्रेस सामने आएगी कि कांग्रेस को अब ये लड़ाई गांव से लेके और शहर तक किस तरह लड़ना है, और लोगों को सबसे बड़ी बात है जागरूक किस तरह करना है, उनको किस तरह से इस बात के लिए तैयार करना है, उनको बताना है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे अधिकार क्या है। जो शब्द आपने बोला था हकमारी, ये हकमारी शब्द लोग भूल गए हैं। बहुत दिनों बाद सुना हमने हकमारी शब्द जी। वो शब्द बहुत दिनों बाद एक आपने हकमारी का उपयोग किया, और कल जो आप सुना रहे थे कि जब राज्यसभा में नारे लग रहे थे इनकलाब जिंदाबाद के नारे, ये शब्द लोग भूल गए थे। तो मोदी जी ने इन दोनों शब्दों को फिर से याद दिला दिया है। अब वो नारा भी लगेगा कि साडा हक इत्ते रख, वो सब चीजें मोदी जी वापस ला रहे हैं। जी राजीव जी। जी देखिए कहाँ तक कब तक ये जो कुछ चल रहा है इस पर, हालांकि दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं भारत पे, और भारत में मनरेगा को लेकर जो कुछ हुआ पिछले 2-3 दिनों में, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी और जयशंकर जी भी हैं, उनके पास भी आता हूँ। प्रेम कुमार जी, क्या यहाँ पर मनरेगा को, जैसे राहुल गांधी ने कहा, ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया? 20 साल जितनी मेहनत से एक इस योजना के तहत, इस कानून के कारण जिन लोगों को आगे बढ़ाया गया था, उसको सीधे सीधे, अच्छा देखिए मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये भी है, विकसित भारत ग्राम जी योजना, ग्राम, उस ग्राम में से जी निकाल के जी राम जी कर दिए। चालाकी देखिए, GRAM में से जी निकाला और ग्राम में से अब पता नहीं क्या क्या, हालांकि दिमाग इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत चलता है, वो हम लोगों ने देखा है, वो क्या क्या तुकबंदियाँ करते रहते हैं और इसमें भी दिमाग लगाया है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? ये क्या कहना चाहते हैं आप जी राम जी लाकर? क्योंकि मैं लोकसभा की यानी संसद की जो विज्ञप्तियां हैं उसको भी देख रहा था, कहीं वहां तो ग्राम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कुछ जगह आज ग्राम चलाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया हो तो बताइए मुझे कि आज जो पिछले 4-5 दिनों से जी राम जी था, कुछ मीडिया हाउसेज ने उसे ग्राम लिखना शुरू किया। क्या कारण हो सकता है? प्रशांत जी आप भी सोचिएगा, जयशंकर जी आप भी सोचिएगा। लेकिन लोकसभा की विज्ञप्ति में जी राम जी इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाली विज्ञप्ति में हिंदी में स्पेशली जी राम जी लिखा हुआ है, और हिंदी वाले में तो जी राम जी है ही। क्या होगा इससे? क्या मिलना है? कितना बेनिफिट है? क्या इससे जी शकील जी आता हूं, क्या इससे 400 पार कर लेंगे? शकील जी आप बताइए, फिर प्रेम कुमार जी के पास। आप ही की बात में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। आज के अखबारों में जो हेडिंग है वो सब में यही है, कांग्रेस ने जी राम जी का विरोध किया। कल भी यही जाएगा, जी राम जी का विरोध किया। कांग्रेस ने जी राम जी का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने मनरेगा का समर्थन किया। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का दिमाग चलता है नामों को लेकर के, दरअसल
ये एक पूरा सिस्टम है जो समझता है कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और उसका फ्यूचर प्लानिंग को क्या चाहिए। तो वो चाहिए इसी तरह के नामों का, जो आप देखते हैं राइमिंग टाइप से जो चीजें बार बार आती हैं, और इस बार भी नाम के चयन में इस तरह से सतर्कता बरती जाए कि हम जब चाहे तब यू टर्न ले लें। देखिए, ये जो विकसित भारत ग्राम जी योजना है, तो अब चूंकि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा है इसलिए विरोध शुरू हुआ। जी। तो ये विरोध शुरू हुआ तो इसको राम के विरोध से बोलकर बीजेपी नेताओं ने दिखलाया। तो राम के विरोध से स्पष्ट रूप से दिखलाया, हर बार बयान में बोला कि भाई इन लोगों को तो राम के नाम से ही विरोध है। तो प्रकट में तो उन्होंने यही बताया कि ये जी राम जी है, विकसित भारत जी राम जी योजना है, लेकिन उस योजना का नाम लिए बगैर बताया। उन्होंने ये होने दिया कि चर्चा इस रूप में हो कि महात्मा गांधी वर्सेस राम जी इस रूप में हो, लेकिन साथ साथ ये स्कोप भी छोड़ा कि जब चाहे तब हम उसको ग्राम जी बोल सके। तो ये पलटी मारने का पूरा स्कोप उन्होंने इस हिसाब से रख छोड़ा है कि अगर ये कदम उल्टा पड़ेगा तो हम यू टर्न ले लेंगे। इसकी संभावना उन्होंने पूरी छोड़ी है। लेकिन बहस जो उनका मकसद था, गांधी बनाम राम करना और अपोजिशन को राम के खिलाफ दिखाना, वो बहस जो है उन्होंने एक मोटिव पूरा कर लिया है कि इसी रूप में हम दिखाना चाहते हैं और उस रूप में हो। पर ये बात अब मोटे तौर पर ये नहीं रह गई है कि इस योजना का नाम क्या है, गांधी बनाम राम है या क्या है। ये पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गया है कि इस योजना का सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, नाम पर तो बहस कराई जा रही है। दरअसल ये पूरी योजना ही बदल दी गई है, योजना ही बदल दी गई है और नया नाम ही नहीं, पूरी योजना नई है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो बदल देने का मतलब मनरेगा खत्म और एक नई योजना शुरू, जो ग्राम जी योजना है। उसको चाहे तो जब विरोध करना हो तो राम जी योजना बोल दो, और चलाना हो तो ग्राम जी योजना बोल दो। इस तरीके से उन्होंने खत्म किया है। अब खत्म किया है तो कैसे? देखिए, सतर्कता क्यों है, क्योंकि आने वाले समय में यह बात स्पष्ट होगी कि श्री राम के नाम पर जनता के अधिकार को छीना जा रहा है, जनता के अधिकार में कटौती की जा रही है, उनके वेतन कम किए जा रहे हैं, उनको रोजगार के दिन घटाए जा रहे हैं, उनके रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है, सरपंच का अधिकार खत्म किया जा रहा है, और ग्रामीण विकास, ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने वाली और दुनिया में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना को तहस नहस किया जा रहा है। ये बात तो समय के साथ साथ स्पष्ट होगी, और तब लोग कहेंगे देखो ये राम जी के नाम पर सारे अधिकारों में कटौती हुई है। तब बीजेपी वाले कहेंगे राम जी तो ये बीजेपी का विरोधी लोग बोलते थे, ये तो ग्राम जी योजना है, हमने तो कभी राम जी बोला ही नहीं। तो ये यू टर्न की संभावना इन्होंने इसलिए रखी है कि जब जन विरोध होगा तो हम डबल चोट खाने के बजाय हम उस समय पैंतरा बदलेंगे। ये है उसका नामकरण में जो छिपा हुआ है चालाकी, वो छिपी हुई चालाकी यही है। उसके बाद हम देखें पूरे सत्र की बात, तो सत्र में निश्चित रूप से बहस नाम की चीज नहीं हुई। जो बहस दिखी वो बहस सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप, चर्चा करने, घात प्रतिघात इसी रूप में रह गई, और इससे कोई फलितार्थ निकले, देश का भला हो, ऐसा नहीं हुआ। एक बात तो यह है कि आज के समय में आप वंदे मातरम पर चर्चा करें, इसका कोई तुक नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश में भी वंदे मातरम पर चर्चा करने जा रही हैं, विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो उसका भी कोई तुक नहीं है। आज पोल्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो सबसे बड़ा एक्यूट संकट है, उस पर होनी चाहिए थी, रोजगार पर होनी चाहिए थे, वोट चोरी पर होनी चाहिए थी, जो चुनाव सुधार के हिसाब से हुई है, लेकिन उसका सुधार, जैसा कि कह रहे थे हमारे साथी, कि सुधार नाम की चीज तो कुछ बताई ही नहीं गई देश को कि क्या सुधार करने जा रहे हैं। तो इस चर्चा का मतलब क्या है अगर कोई उसका रिजल्ट ही ना निकले। जो विधेयक पारित कराए गए, उन विधेयकों को
इवन ये मनरेगा से जुड़ा हुआ जो नया विधेयक है वो भी सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया, जबकि मनरेगा सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, माने समिति में, संसदीय समिति में भेजा गया था। तो संसदीय समिति में भेजने का मतलब होता है कि उसके सभी गुण अवगुण प्रभाव सबका अध्ययन करना, कोई कमी न रह जाए, बजट कहाँ से आएगा, खर्च कैसे होगा, इन सारी चीजों पर गहन विश्लेषण होता है, तब संसदीय समिति में जाता है, यही उसका मकसद होता है। तो इस बार जब मनरेगा की जगह में जी राम जी लाए तो इसमें आपने उसको संसदीय समिति में भी नहीं भेजा और बाकी में भी नहीं भेजा, और इवन वोटिंग कराने के समय भी भाई वॉइस वोट से इसको पारित करा दिया। तो ये नंबर ऑफ जो बिल्स हैं पास करने को जिसको उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है, आपने सही कहा था कि ये उपलब्धि नहीं है, बिना चर्चा के कुछ भी पारित कर लेना। ये मन की बात वाला बिल है, जैसे मन की बात करते रहिए, ये मन का बिल है, जो भी मन का बिल आप पारित करा दीजिए, बहुमत आपके पास है, अपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो उसके इसलिए बिल बनने पर जो चर्चा का मतलब होता है, चर्चा का महत्व ही खत्म कर दिया गया है। लगे हाथ एक बात और कह दें कि सदन का चलना, भाई सदन आजकल दिनों दिन सत्ता ने इसको कम महत्वपूर्ण और क्रमशः कम महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि 85% यात्राएं नरेंद्र मोदी जी की सदन चलने के दौरान होती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी ये इस बार संदेश दे दिया कि सदन में रहने नहीं रहने कोई मतलब नहीं, हम भी चलें विदेश। जी चलो हम भी चलें विदेश, आप जा रहे हो हम भी चलें। ऐसे भी यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं करवाते हैं और समय 4 घंटा देते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, भाषण तैयार, सब तैयार, नाम कौन कौन भाषण देगा, कौन कौन इस पे अपनी बातें रखेगा, वो सारी चीज़ें एक जगह, और अनिश्चितकाल के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। ये तो है, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मनरेगा को ख़त्म करने के पीछे की राजनीति क्या है, इसको समझते हैं प्रशांत टंडन जी। देखिए, मनरेगा की जो राजनीति है राजीव जी, मनरेगा को खत्म करने की जो राजनीति है, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं और अब इसको विपक्षी पार्टियां भी समझ रही हैं। बिल्कुल 2011 का अन्ना आंदोलन के समय का माहौल देश में बन रहा है, और इस बार अन्ना जैसे आयातित आंदोलनकारी नहीं होंगे, इस बार केंद्र में राहुल गांधी होंगे। अब उसका पहला जो संकेत आया है इसकी राजनीति का, कि गांधी का नाम जो आपने हटाया, तो अब कल क्या कर दिया ममता बनर्जी ने बंगाल में, कि बंगाल की जो योजना थी जिसका नाम है कर्मश्री योजना, जो मजदूरों की योजना थी, उसका नाम कर दिया महात्मा गांधी कर्मश्री योजना। अब बंगाल में आप चुनाव लड़िए महात्मा गांधी से। तो एक तो ये राजनीतिक संकेत है, दूसरा कि पोल्यूशन के लेवल पे जो एलीट वर्ग अचानक 2011 में बड़ा उत्तेजित हो गया था और वो खड़ा हो गया था अन्ना के पीछे, मिडिल क्लास, वो प्रदूषण पे वो हिल गया, उसका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, और वो बड़े वीडियोस बना रहा है और सब कुछ हो रहा है, और धीमे धीमे वो माहौल तैयार हो रहा है। और उस माहौल में जो नरेंद्र मोदी ने किया कि किसान और मजदूर दोनों को एक साथ उन पे हमला बोला है, 2 बिल से, यानी जो ट्रेड यूनियन, जो लेबर लॉस को खत्म किया, लेबर लॉस की वजह से मजदूरों के अधिकार खत्म हुए, मजदूर यूनियनों के अधिकार खत्म हुए। अभी वो संगठित हो रहे हैं, वहां वो बातें चल रही हैं। और दूसरा कि ग्रामीण मजदूरों को आपने वो कर दिया, और ये अभी इसको मैं तफसील से आऊंगा जी, लेकिन एक बात तो है इम्पोर्टेंट, ये है मनरेगा और दी ग्राम योजना के बीच में अंतर क्या है। सर्वसम्मति से पास हुआ था वो बिल, जब पास हो रहा था तब वहां मनमोहन सिंह ने वोट किया था उस पर, सोनिया गांधी ने वोट किया था, संसद में मौजूद थे ये लोग। जी राम जी बिल के समय नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, वो विदेश में थे,
इसमें विरोध हुआ है, धरने प्रदर्शन हुए हैं, और जब ये लागू होगा तब उसका इम्पैक्ट आपको गांव से देखने को मिलेगा। तो तमाम सारे जो राजनीतिक जो अपोजिशन है उसको जो ये गोदी मीडिया उसको जगह नहीं देता है, अब उसको जगह जनता देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2011 का माहौल धीमे धीमे बन रहा है। और दूसरी बात, जो अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं राजीव जी, अर्थशास्त्री उनकी बात बड़ी वाजिब है। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके कई बार कि मनरेगा ने डिमांड क्रिएट की थी नीचे, यानी बॉटम अप पिरामिड में, और उससे तमाम कंपनियों को, खासकर एफएमसीजी को, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो साबुन तेल बनाने वाली कंपनियां, ये जो एफएमसीजी है इसको बड़ी ताकत मिली थी। और वो कंज्यूमर बेस एक नया तैयार हुआ था। और हम 2008-9 का लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस, आर्थिक वैश्विक मंदी तभी झेल पाए थे कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू डिमांड कम नहीं हुई थी। इसने क्या किया, एक तो पहले 40 साल में, राजीव जी, पहले 40 साल में सबसे कमजोर क्रय शक्ति है इस वक्त भारत में, और उस पर यह कुठाराघात और हो गया। तो तमाम कंपनियों को बहुत इसमें अभी झेलना पड़ेगा आगे, जब क्योंकि गांव में पैसा नहीं जाएगा। और दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो अपना काम कर रहा है, एक डिबेट, एक गुस्सा बढ़ा रहा है। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनका रोज एक वो बयान ऐसा दे रही हैं जो तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनको कंटेंट दे रही हैं। वो जी, कभी वो उसको टेम्परेचर बना देती हैं, कभी वो AQI को कुछ और कह देती हैं, कभी कहती हैं कि पहाड़ तो जाना पड़ेगा, मेरा मंत्री वहाँ जाता है। तो तमाम ऐसी इसको कहे कि नॉन सीरियस बातें वो प्रदूषण को लेकर कर रही हैं, जिससे कि गुस्सा और बढ़ रहा है। और एक बात और है राजीव जी, ये नया योजना लाने से पहले वहां भी SIR हो गया है। यानी मनरेगा में जिनका एनरोलमेंट था उसमें 16 लाख नाम काटे जा चुके हैं। अभी ये योजना रोल आउट होगी तो आप देखिएगा कितना हाहाकार मचेगा। तो ये इतना आसान नहीं है, और इसका बहुत ज़मीनी स्तर पे जो है वो इम्पैक्ट होगा। और मुझको लग रहा है कि बंगाल में तो ममता बनर्जी ने इसका काम कर दिया कि उन्होंने कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी कर्मश्री योजना कर दिया। वहाँ पे चैलेंज इनको मीट करना पड़ेगा। बंगाल का पहला जो राजनीतिक टेस्ट है इस बिल का, वो बंगाल में हो जाएगा, और ममता बनर्जी ने पहला स्ट्रोक खेल दिया है। अब आगे देखना है कि इसको कैसे करते हैं आगे की राजनीति। मुझको ऐसा लग रहा है कि 2011 का जो माहौल है वो अब इस देश में तैयार हो रहा है। और अभी हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो आप दिखा रहे हैं बैनर चल रहा है और ये सब चल रहा है, ये इसको कहते हैं कि वायरल होगा, छोटे शहरों में जाएगा और बहुत जल्द होगा ये। क्योंकि जैसे ही वो पैसा मिलना बंद होगा मनरेगा का, अभी तो बजट होगा, अभी तो नया बिल आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जैसे ही वो बंद होगा आप देखिएगा नीचे से हाहाकार मचना शुरू होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनरेगा को खत्म किया गया, मनरेगा की जगह जी राम जी नहीं बल्कि मनरेगा को पूरी तरह से खत्म किया गया है। और राहुल गांधी का कहना है कि ये केंद्र सरकार से, मतलब दिल्ली से एक राशन योजना के रूप में ही ये मात्र ये जो आगे जो लेके आ रहे हैं विकसित भारत ग्राम योजना, ग्राम जी योजना या जी राम जी योजना जो भी कह लें, उस योजना का हश्र हो जाएगा, रह जाएगा। लेकिन ये योजना आखिर मनरेगा को ख़त्म कर नरेंद्र मोदी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक योजना जिसके बारे में कह रहे थे और ख़ासकर कोविड काल में जिससे फ़ायदा हुआ, यहाँ की इकोनॉमी को, बेरोज़गारी को दूर करने में इसमें काफ़ी मदद मिली, लेकिन उसके बाद अब
5 साल बाद वन फाइन डे आप एक योजना लेके आते हैं। पहले ये खबर आती है कि यहाँ से महात्मा गांधी का नाम हटाकर पूज्य बापू रखा जा रहा है, पूज्य बापू को भी आप हटा देते हैं और फिर आप ले आते हैं सीधे राम जी के नाम पे चले आते हैं। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, जबकि आप ये भी जानते हैं कि जहां आप अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, उसी उत्तर प्रदेश में आपको ज़बरदस्त हार मिली 2024 के चुनाव में। 240 सीटों पे सिमटे, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन यहाँ दोबारा राम जी को लाने का क्या मकसद है, ज़रा जयशंकर जी आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। नहीं राजीव जी, पहली बात तो यह है कि संसद के सत्र सीमित किए जा रहे हैं। ये लगातार चला आ रहा है कि कम से कम दिनों की बैठकें हों और बैठकों का आधा से ज़्यादा हिस्सा हल्ला हंगामा शोरगुल बहिष्कार है, उसके बाद उसी क्रम में सरकार अपने विधेयक पास करा ले, इस क्रम में बीतता है। इस बार जो है विपक्ष से सरकार की जो सहमति बनी थी कि हाँ ठीक है सदन चलेगा और जरूरी विषयों पे चर्चा होगी, तो ठीक आपने एक तो चुनाव सुधार के नाम पे कर लिया चर्चा, दूसरा आपने वंदे मातरम पे किया। कायदे से तो प्रदूषण पर भी करना चाहिए था। दिल्ली और एनसीआर या फिर देश के बहुत सारे हिस्सों में जो जिस ढंग से प्रदूषण बढ़ा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा तो होनी चाहिए थी इंडिगो क्राइसिस पर, जिस तरह से लाखों लोग हवाई अड्डों पे फंसे रहे, जितना आर्थिक नुकसान हुआ, जो 5,000 का किराया इन्होंने 65,000 और 70,000 रुपए तक का वसूला विमानन कंपनियों ने, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इन सब पे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी गई। और एक दिन रहते, आज बताइए आज का दिन था, आप चाहते तो कम से कम प्रदूषण पे तो चर्चा कर सकते थे। लेकिन इस सरकार का नीति और नियत जो भी है वो संसद की अवमानना का है। संसद को इरेलीवेंट बनाने की, अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार की जा रही है। संसदीय समितियों, मतलब आप इतने बड़े विधेयक को ले आए जिससे इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होने वाली है, उसको अगर विपक्ष कह रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, वहां से हो करके आ जाएगी, कहा नहीं हो गया खत्म, कोई मतलब है क्या? इसके पहले अभी जब भी यूपीए सरकार थी या इवन वाजपेयी जी की सरकार थी, और अभी तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी शुरुआती दौर में जो था उसमें जाता था, सिलेक्ट कमेटी के पास जाता था, प्रवर समिति के पास जाता था और बहुत सारी। लेकिन अब तो समितियों की संख्या खत्म कर दिया है, बैठकें होती ही नहीं है लगभग। एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो एक बात है। दूसरा, जो मनरेगा से जो विकसित भारत जी राम जी योजना जो लाने की बात है, देखिए बात असल में यह है कि ये महात्मा गांधी से और जवाहरलाल नेहरू से इनको नफरत है और पूरे संघ परिवार को नफरत है, घृणा है। शाखाओं में, संघ की शाखाओं में लगातार गांधी के खिलाफ और नेहरू के खिलाफ विस्मरण होता था, लेकिन शाखाओं से बाहर सार्वजनिक मंचों पे गांधी के खिलाफ नहीं बोलते थे लोग। लेकिन अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे जो चल रही है योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, उसको खत्म कर दिया। और उसके अलावे जी राम जी, विकसित भारत, जी राम जी, विकसित भारत तो अभी कहीं 47 में होने की बात कर रहे हैं कि विकसित भारत होगा। जिस देश की अर्थव्यवस्था विदेशी ऋणों के तले दबी हुई है, जिस देश के रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 91 रुपए के आसपास चली गई है जी, उसको हम विकसित भारत कहें तो शर्मनाक ही हो सकता है। और दूसरा, ये एक तो इन्होंने गांधी पे हमला किया है, गांधी के प्रति अपनी नफरत का को पेश किया है, दिखाया है। दूसरी तरफ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण रोजगार गारंटी वाली जो अर्थव्यवस्था है, उस पर चोट की है, राज्यों पे चोट की है। अब राज्य को भी 40% देना पड़ेगा, मतलब 60% अब केंद्र सरकार देगी और 40% देंगे। और ये केंद्र सरकार तय करेगी किस राज्य में लागू होगा, किस राज्य में नहीं लागू होगा। यानी कि मतलब साफ है कि आप जिस राज्य को पसंद करेंगे, जिसमें चाहेंगे कि जहां आपकी सरकार होगी, जहां मनमाफिक सरकार है या मनमाफिक सरकार है, वहां आप कर देंगे, और जहां नहीं है वहां नहीं करेंगे।
या करेंगे भी तो कहेंगे भैया पहले 40% का पैसा दो। अब वो राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी टूट जाएगी भाई। तकरीबन सभी राज्य कर्ज की अर्थव्यवस्था में डूबे हुए हैं। तो वो है मेरा कहना सीधा। अच्छा, दूसरा एक असल में इनका ये खेल था राजीव जी, राजनीति जो इसके पीछे थी कि ये विपक्ष को ट्रैप में लाना चाहते थे कि गांधी बनाम राम कर दें ताकि विपक्ष उस ट्रैप में आ जाए। लेकिन अच्छा हुआ विपक्ष इस ट्रैप में नहीं आया। उसने गांधी के नाम की योजना खत्म करने का विरोध किया, लेकिन राम से तो कोई मतलब ही नहीं है। राम कहाँ है इस पूरी योजना में? हमने तो किसी चैनल पे बात हो रही थी, हमने कहा कि भाई मोदी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर राम जी से इतनी ही मोहब्बत है, राम जी से इतना ही प्यार है, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू कर लीजिए। लेकिन गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं भाई? कोई और योजना चला सकते हैं ना, या अगर उसमें सुधार करने की जरूरत थी तो मनरेगा में ही सुधार कर लेते आप। लेकिन चूंकि आपकी नफरत है गांधी से, आपको नफरत है, इसलिए आप दूसरा नाम ले आए और ऐसा नाम लाए जिसमें जबरदस्ती राम घुसाने की कोशिश की गई। भाई जो है वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, मिला जुला करके। क्योंकि राम जी आ जाएंगे तो आपने कर दिया, लेकिन राम के प्रति आपका कोई कमिटमेंट है नहीं, राम से आपको लेना देना भी नहीं है। राम आपके लिए चुनावी सहयोगी भी साबित नहीं हुए पिछले लोकसभा के चुनाव में, लेकिन चाहते हैं कि विपक्ष उस ट्रैप में आ जाए, विपक्ष को घोषित कर दें कि ये देखो भैया ये राम के विरोधी हैं। जी जैसा बता रहे थे अभी शकील कि अखबारों में जो आया या सारे चैनलों पे जो चर्चा चलाई गई वो यही किया गया कि विपक्ष क्या राम जी का विरोधी है, राम जी के नाम पे लाई जा रही योजना का विरोधी है। तो इस तरह की व्यवस्था जो चला रहे हैं ये एक पूरी एक साजिश है राजीव जी। अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, जो संघनिष्ठ जो संघ के लोग हैं, वो ढिढोरची जिनको कहें हम मीडिया में, मेन मीडिया मुख्य मीडिया में, उनकी तरफ से जो जाते हैं बैठकों में, वो कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अब तो जो करेंसी नोट्स है उस पर भी गांधी को हटा देना चाहिए, उस पर से हटा करके सावरकर जी की तस्वीर लगानी चाहिए। ये बातें चलने शुरू हो गई हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजघाट के बगल में हेडगेवार जी का, गोलवलकर जी का और नाथूराम गोडसे का स्टैच्यू लगवा दो, और जो भी विदेशी मेहमान आता है उससे कहो कि भाई साहब प्लीज आप उधर गांधी की तरफ मत जाइए, इनको नमन करिए, ये हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, आप कर दीजिए। दूसरा कि मुश्किल यह है कि आप गांधी को नहीं मार सकते हैं। पूरी दुनिया में आप खुद जब जाते हैं तो गांधी की स्टैच्यू पर ही शीश नमन करते हैं। आज दुनिया भर में गांधी को पूज रहे हैं, कोई हेडगेवार और गोलवलकर और गोडसे को नहीं जानता है, कोई नहीं पूछता। उनका गोडसे का मतलब हत्यारा, आतंकी जिसने गांधी की हत्या की, गोलवलकर जिसकी विचारधारा ने गांधी की हत्या करवाई, हेडगेवार जिसकी विचारधारा ने गांधी की हत्या करवाई, सावरकर जिसके शिष्य ने गांधी को गोली मारी। ये है दुनिया भर में, यही लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में भी यही लोग जानते हैं। अब दिक्कत यह है कि इसमें विपक्ष के लोगों को थोड़ा सा और जिम्मेदार होकर के आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि जब ये विधेयक पास हो रहा था, जी राम जी वाला जो भी सो कॉल्ड है, तो इनको मत विभाजन की बात करनी चाहिए थी कि उस पर मत विभाजन क्यों नहीं हुआ, सरकार ने मत विभाजन क्यों नहीं कराया। तो हम देखना चाहते थे कि जो तथाकथित गांधीवादी लोग, चाहे वो नीतीश कुमार हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे वो अजित पवार हैं, चाहे वो जयंत चौधरी जैसे लोग हैं, इन लोगों का स्टैंड क्या होता, हमको खुल के आना चाहिए। हालांकि सरकार के साथ तो खड़े रहिए, विरोध में तो नहीं आए, विरोध में कोई बोला भी नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बोला है। तो गांधी का नाम जपते जपते गांधी विरोधी हो जाएंगे ये लोग, ये कल्पना से परे वाली बात थी। लेकिन सच यही है कि जब महात्मा गांधी के नाम की योजना को नष्ट किया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था, उस समय नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, अजित पवार की पार्टियां सरकार के साथ खड़ी थी, ये बात सही है। लेकिन अगर इस पर मत विभाजन हो जाता, विपक्ष उस पर जोर देता, हंगामा करिए, वो भी अलग चीज है। लेकिन उसी बीच में जब विधेयक पास हो रहा है, ध्वनि मत से क्यों होगा भाई? जब सारा विपक्ष अंदर है, हाउस में बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें किसी को डिमांड करके करना चाहिए था। लेकिन अब यह है कि जिस तरह से, जैसे बात हमारे मित्र लोग भी कर रहे थे, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह से अब इस देश के ग्रामीण इलाकों को आंदोलित करना पड़ेगा, शहरों में भी, गांव में भी। क्योंकि देखिए, इससे सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि मनरेगा जब खत्म होगा और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा गांव में, तो लोग पलायन करेंगे। अब चाहे कारपोरेट सेक्टर में सस्ते लेबर के रूप में जाएं,
या पंजाब या गुजरात या हरियाणा या अन्य राज्यों में जो पहले भी जाते थे वहां जाएं लोग, क्योंकि काम की तलाश तो होगी, लोगों को मजबूरी होगी, क्योंकि उनको काम चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए मोदी राजीव जी, यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब संसद के अंदर खड़ा होकर के क्या कह रहे थे कि मनरेगा तो आपकी विफलताओं का स्मारक है, हम इसको ढोल बाजे नगाजे के साथ इसको बनाए रखेंगे, क्योंकि 60 साल में अपने लोगों को गड्ढा खोदने पर लगा दिया। भैया 60 साल में गड्ढा खोदने पर नहीं लगा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए भी मनरेगा ही कारगर औजार थी, लेकिन उस मनरेगा को भी आप कर दिया। तो विपक्ष एक तो एकजुट हो, लामबंद हो, इसमें थोड़ी आपस की दूरियों को कम करके, और एक साथ जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसी तरह से देश भर में एक सुदीर्घ आंदोलन, सुनियोजित आंदोलन, संगठित आंदोलन करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इस काम को करेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक संगठित आंदोलन। और इस बीच हम लोग आज 19 तारीख है, आज अलग अलग राज्यों के मुख्यालय में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सब तरफ, चाहे वो केरल हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, हर तरफ, महाराष्ट्र हो, सब जगह कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनरेगा को लेकर खासकर बातें हो रही हैं वहाँ पे। और इन सब के बीच एक और मज़ेदार खबर आई है बिहार से, जिसमें जीतन राम मांझी का एक पुराना और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और कह रहे हैं कि कैसे वहाँ के कलेक्टर को मैंने कहा, वहाँ के डीएम को कहा और उसने जिता दिया। मतलब कैसे वोट की चोरी होती है उसका पोल खोल रहे हैं खुद मोदी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हाँ इतने वोटों से हमने जितवा दिया। इसका मतलब है कि आज से नहीं 2020 की बात वो कर रहे हैं। अब तो 2025 है, 2020 के चुनाव में भी यही हुआ, 2025 के चुनाव में भी यही हुआ, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं और जो राहुल गांधी पोल खोल रहे हैं। शकील जी, खबरें बहुत आती हैं बिहार से, तो बहुत खबरें हैं, हालांकि उस पर मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, उनके लिए भी, जो नहीं जानते उनके लिए भी। और एक खबर और भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर की डिमांड हो रही है। और जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए तलवार लटक सकती है हेमंत सोरेन के ऊपर, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद वो जेल जाते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं जेल जा सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आप सोच लीजिए, अगर नीतीश बाबू की जगह पर विपक्ष का कोई नेता, मैं मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का कोई भी नेता ऐसी हरकत किया होता, तो फिर क्या आज यही बीजेपी है, यही एनडीए के लोग क्या कर रहे होते, देश में तहलका मचा रखे होते। लेकिन नीतीश बाबू हैं वो। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं, और ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, लेकिन मुख्य बात संसद की हम कर रहे हैं और जिसका कवरेज लगातार आप लोग कर ही रहे थे, तो इसलिए भी कि यहां और भाजपा के कई चेहरे हैं, उसमें से कुछ एक चेहरे तो आप और नजदीक से जानते होंगे। राजीव जी, जो आपने बात कही कि अगर ये विपक्ष का कोई नेता होता, उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि अगर कहीं मैं होता और मैं किसी महिला का घूंघट उठा देता तो क्या होता, क्या करते ये लोग, उसने बोला ऑन रिकॉर्ड, उमर अब्दुल्ला ने बोला। ये जो है देश में एक इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे अल्पसंख्यक निशाने पे आते हैं। जब एक हिजाब पहनी लड़की का अपना हाथ लगा के, कहा नहीं, आप हाथ कैसे लगा सकते हैं किसी को, आप टच कैसे कर सकते हैं आप किसी को, आप किसी लड़के को, पुरुष को, उसको भी अगर वो रास्ते में खड़ा है या आजकल कान में ईयरफोन लगाए हुए वो रास्ता नहीं देते हैं, बीच में आप ईयरफोन हटा के देख लीजिए किसी के कान में से, खाली ईयरफोन हटा के देख लीजिए किसी के कान में से, कैसा रिएक्ट करेंगे आप। महिला को आप उसके बिना मर्जी के कोई टच नहीं कर सकता। पूरे देश में एक माहौल बना दिया, अब जहां पे भी हिजाब पहनी लड़की दिखेगी लोग सवाल करेंगे क्यों पहनती हो। तो ये जो है एक सुनियोजित इनकी साजिश है जिसके तहत ये माहौल बनाते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अभी कहाँ थे, वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहां गले मिलते हैं, हिंदुस्तान में नफरत फैलाते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, और वहां जाके वो गले लगाते हैं, वहां जाके भाईचारे की बात करते हैं। इसी तरह ये लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ करते हैं।
आपको याद होगा 2014 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो हमला हुआ था वो चर्चों पे हमला हुआ था, दिल्ली के चर्च पे हमला हुआ था देश की राजधानी में 2014 में। और उसके बाद हम आपको एक आज की बढ़िया घटना बताए, वो शायद आपका फोटो भी होगा वो वाला, जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो आज क्रिसमस मना रहे थे। ये फोटो सीपी राधाकृष्णन साहब, देखिए साहब, जी साहब बिल्कुल, देखिए इसमें लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू, हाँ मैरी क्रिसमस है पीछे हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। ये देखिए सारे जो चर्च के लोग हैं, उनके फादर हैं और जो उनके धार्मिक लोग हैं उनके साथ, ये देखिए सारे लोगों के साथ हमारे जो उपराष्ट्रपति जी जो है, जो बीजेपी के ही थे और जिनका बीजेपी में कितना योगदान था ये नरेंद्र मोदी ने खुद बताया, संघ में कितना योगदान था ये खुद बताया, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते ये भी बताया। तो ये तो क्रिसमस मना के विदेशों को संदेश दे रहे हैं। ये दो तरह के संदेश देते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश ये दे रहे हैं कि देखो हमारे देश में, दूसरी तरफ क्या होता है कि अभी जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जनवरी से जुलाई तक, इस साल 2025 में जनवरी से जुलाई तक 334 घटनाएं क्रिश्चियंस के खिलाफ हुई, 334 जुलाई तक। और एक और रिपोर्ट है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की कि 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर चर्चों पे और ईसाइयों पे हमलों में तेजी आई है और ऐसे हमले भारत में प्रतिदिन 2 हो रहे हैं, प्रतिदिन 2। क्रिश्चियंस के जितने भी धार्मिक नेता थे उन्होंने पिछले साल राष्ट्रपति मुर्मू से और प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी 2024 में, आपको याद होगा, 25 आ गया। यहीं पे ग्राहम स्टेन्स को 2 बेटों के साथ जलाया गया था उड़ीसा में। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं और पूरी बीजेपी के कई लोग, भक्त लोग, मीडिया इनको हवा देता है। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जी वहां मैसेज देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सब सुख शांति है। प्रधानमंत्री जो है अरब कंट्रीज में जाके कहते हैं नहीं नहीं सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहली लिंचिंग हुई थी नोएडा में, उसके खिलाफ जो है अखलाक के मामले में राज्य सरकार आवेदन देती है कोर्ट में कि इस केस को हम वापस लेना चाहते हैं। बिल्किस बानो जो गुजरात में थी, उसके जो बलात्कार के सजा याफ्ता, जिन्हें सजा हो चुकी है, जो दोषी करार हो चुके हैं, उनकी जमानत मिलने पर बीजेपी वाले हार फूल फैला के उनका स्वागत करते हैं। देश की स्थिति ये अच्छी नहीं है, ये दोहरी नीति चलेगी नहीं। विदेशियों ने आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी है कि वो ये देख के राधा कृष्णन जी को देख के समझे कि भारत में सब अच्छा है। आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो है एक नया माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जो स्कूल हैं वो अपने यहाँ क्रिसमस नहीं मनाए, अखबारों के दफ्तर में भी क्रिसमस बड़े धूमधाम से बनता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी क्रिसमस बड़े धूमधाम से बनता है, सब जगह बनता है। वो कह रहे हैं क्रिसमस मत मनाइए आप, ये हमारा त्योहार नहीं है। और दूसरी तरफ खुद उपराष्ट्रपति क्रिसमस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री का देखते हैं क्या होता है। नहीं, अच्छी बात है। मेरा कहना है शकील जी, अच्छी बात है, आप क्रिसमस मनाइए, आप ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, आप हर त्यौहार मनाइए, लेकिन फिर एक तरफ आप मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप विरोध कर रहे हैं। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा और अपने ढंग से रख रहा हूं कि एक तरफ आप विरोध कहते हैं, तो ये जो दोहरा चेहरा है, डबल चेहरा आपका है, इस चेहरे, इस नकाब को तो उतारिए। और वहाँ हिजाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नीतीश बाबू, तो थोड़ा सा वो हिजाब उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेहरे पे जो नकाब है ना, उसको उतारिए। अच्छा, ये इस तस्वीर में एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में बीच में हाथ जोड़े हुए तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके बगल में राज्यसभा के उपसभापति साहब भी हैं, नीतीश बाबू की पार्टी से, हरिवंश जी, वो भी देखिए बगल में, छोटे कद के जो इधर बंगाल के गवर्नर भी शायद, हाँ पीछे चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद वही हैं। लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा, ये अच्छा है, आप कीजिए, लेकिन फिर नकाब उतारिए, चेहरा, असली चेहरा लेके आइए कि हाँ आपको ये पसंद नहीं है तो नहीं है, पूज्य बापू आप कहेंगे और फिर उसके बाद बापू की मूर्ति रख के उस पर गोलियां बरसाएंगे, ये तो पसंद नहीं आएगा। देश का नागरिक होने के नाते ये पसंद नहीं आएगा।
और इस पे हम पत्रकार रहे ना रहे, इस देश के सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी भी आती है, कम से कम विरोध तो हम करेंगे ही, पत्रकारिता अपनी जगह पे है। खैर शकील जी अपनी बात रखिए। नहीं, बस हम यही कह रहे थे कि बिल्कुल सही कहा आपने कि भक्तों को और बीजेपी के लोगों को और ये बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जगह जगह चर्चों के ऊपर चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, उनके सामने प्रदर्शन करते हैं, तो उनको ये भी मैसेज दीजिए कि देखिए सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, तुम भी ये करो या ना करो, कम से कम विरोध नहीं करो। जी 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 प्रशांत जी, लेकिन बात यही है ना कि एक तरफ ये जो चेहरे हैं, डबल चेहरे, डबल फेसेस, और उसमें ये धीरे धीरे धीरे, अभी आप कह रहे थे अपने पहले वक्तव्य पे कह रहे थे कि एक आंदोलन हुआ 2012 में 13 में जो अन्ना का आंदोलन था, और उसमें अन्ना को लाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल और सब लोग मिलकर लेके आए, एक वहाँ चेहरा रखा, एक मुखौटा रखा, उसके बाद रामलीला मैदान में वो पूरी की पूरी पंगत बैठी। लेकिन अब यहाँ आपने अभी राहुल गांधी का नाम लिया कि अब यहाँ पे ऑलरेडी अन्ना नहीं, यहाँ राहुल गांधी हैं जिस लीडरशिप में एक बड़े आंदोलन की तरफ देश देख रहा है, और राहुल गांधी भी भविष्यवाणी करते हैं, आप भी कर रहे हैं भविष्यवाणी, उसी राह पे चलते हुए आप भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो चेहरे हैं धीरे धीरे ये चेहरे, ये नकाब उतर रहे हैं, और खासकर मनरेगा को खत्म करना, ये जो बहस चल रही है, मनरेगा खत्म हुआ है, बहस उस पर होनी चाहिए, आपने मनरेगा जैसी स्कीम को खत्म कर दिया। प्रशांत जी देखिए, मैं जिस आधार पर राजीव जी कह रहा हूं वो ये कि पब्लिक वॉइसेस किस तरीके से आ रही है सामने। 2011-12 में सोशल मीडिया आ चुका था, लेकिन उतना सशक्त नहीं था। आज सोशल मीडिया बहुत सशक्त है, और सोशल मीडिया के अलावा जो, मैं तो बाहर भी निकलता हूँ, अभी आपके प्रोग्राम के पहले भी कहीं से आ ही रहा हूँ, किसी बैठक से आ रहा हूँ, तमाम तरीके के लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, तो जो वॉइसेस हमको दिखाई दे रही हैं कि जो लोग 2014 के बाद किधर चले गए थे वो अब कहाँ हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, ये वाकई वो चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम वर्गों को इकट्ठा एक मुश्त जो है वो हमला किया है, तो वो अब जो है वो प्रतिक्रिया उसकी आनी लाजमी है। और अभी तक ये होता था कि लीडरशिप नहीं है, प्रतिक्रिया तो आई, लीडरशिप नहीं है, तो अब लीडरशिप भी है। दूसरी एक बात राजीव जी है कि अभी जो शकील जी बता रहे थे कि क्रिश्चियंस पे अटैक की बात, बड़ी कहानियां हैं इसकी, लेकिन एक मैं बता देता हूँ। दिल्ली में जैसे ही नरेंद्र मोदी दिल्ली आए प्रधानमंत्री बन के, तो दिल्ली में ही चर्चों पे हमले हुए, शकील जी ने बताया अभी, दिल्ली में ही हमले हुए, और उसके बाद FCRA को का बहाना बना के क्रिश्चियन फंड पे रोक लग गई। क्रिश्चियन फंड यहाँ पे आता है जिसमें तमाम सारे अस्पताल और चैरिटी वाले काम होते हैं जी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की विजिट हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए अमेरिका से, अजीत डोभाल भी गए थे वहाँ, सुरक्षा सलाहकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आते ही वो क्रिश्चियन फंड से बैन हट गया। तो मुस्लिम कंट्रीज तो यहाँ पे तमाम बातें होती हैं, वो अपना अलग तरीके का उनका रुख होता है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्रिश्चियन पे हमले को, क्रिश्चियनिटी पे हमले को बड़ा गंभीरता से लेता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति उन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। ये तस्वीर बेसिकली पश्चिमी देशों के एम्बेसीज के लिए खिंचवाई गई है कि वहाँ पहुँच जाए तस्वीर, और वो लोग अपने डिस्पैचेस में अपने अपने राजधानियों में भेजें। एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, आप गांधी जी का नाम हटा दें, लेकिन 15 साल से भी ज़्यादा से वो योजना चल रही,
और वो लगभग 20 साल से, 18 साल से 20 साल से वो योजना चल रही है। मनरेगा का नाम ही गांधी के नाम से जुड़ गया है। ये इतना आसान नहीं होता है। मैं एक मिसाल देता हूं आप लोगों को कि अभी भी हम 4 आना और 8 आना बोलते हैं। 75 साल हो गए आना खत्म हुए। अब आने में काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन हम